देखो ये शरारत सीरीज का जो हमने ईडियम शुरू किया है, ये शरारत सीरीज का दूसरा पार्ट है। आप जब देखोगे ना इसको तो देखो शुरुआत में थोड़ा बोर्डम फील होगा, है ना, शुरुआत में थोड़ा बोर्डम फील होगा, लेकिन आप पाओगे कि एट द 11th आवर आपको पता है, आप याद किए हो। लेकिन अगर आप बार बार इसे नहीं पढ़ोगे ना तो आपको याद नहीं होगा। और जो किताबों में आप पाओगे एट द 11th आवर, तो आप एक पाओगे एट द लास्ट मोमेंट। और मान लो आपके एग्ज़ाम में एट द लास्ट मोमेंट नहीं दिया, एट द लास्ट मिनट दे दिया, एट द लास्ट सेकेंड दे दिया, या एट द लास्ट टाइम दे दिया, तो आप कहोगे कि हम तो रटे हैं एट द लास्ट मोमेंट, तो फिर मामला गड़बड़। ऐसा नहीं है, ये सभी एप्रोप्रिएट उसमें देता है, एप्रोप्रिएट मीनिंग बताइए आप। तो ये जो 4-5 मैं दे रहा हूँ ना, आपको कहीं किताब में नहीं मिलेगा ऐसा, 100% मेरी गारंटी है, आपको किताब में नहीं मिलेगा। तो आप शुरू से पढ़िए, ये तीसरा चौथा पाँचवा है, पहला दूसरा। हो सकता है कि ये चीज़ें आपको अच्छी लगें, ये भी अच्छी लगें, हो सकता है पहला दूसरा आपको अच्छा ना लगे। तो अच्छा लगने से मतलब नहीं, हम खाना तो नहीं खा रहे हैं, हमको तो पढ़ना है ना, हमको तो तैयारी करना है। और जो हमको अच्छा नहीं लगता अक्सर वही एग्ज़ाम में पूछा जाता है। इसलिए मेरे बच्चों, आप जम के तैयारी करो, और यही विष का प्याला है, पियोगे तो शंकर भगवान बनोगे। तो इसको विष का प्याला समझ करके पी डालो। अब देखो मैंने नाम तो दे ही दिया है, जिसको हम कहेंगे शरारत, जिसका हमने नाम दे दिया है शरारत, जिसको हम बोलते हैं प्रैंक। और ये पार्ट 2 है, शरारत का पार्ट 2 है। पार्ट 2 में जो पहला क्वेश्चन हम ले रहे हैं वो ले रहे हैं NX2 ग्राइंड। एक चीज़ जान लो बच्चों, आप किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो, किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, तो जब तक आपको वर्ड पावर नहीं आएगा ना, कोई भी ब्रह्मा खुद आ जाएंगे ना तो भी नहीं पास हो पाओगे, कंपटीशन नहीं निकाल पाओगे। ब्रह्मा तो आएंगे नहीं, वो तो मैंने कहने वाली बात थी, कह दिया। लेकिन ये जानो कि NX जो ईडियम्स हैं, फ्रेजेज हैं, एंटोनिम्स हैं, सिनोनिम्स हैं, और अगर वर्ड पावर आपका तैयार नहीं है ना, कंपटीशन नहीं निकलेगा। ग्रामर चाहे आप कितना भी रट लो, लिटरेचर तो कोई मतलब नहीं है, लिटरेचर भी आप रट लो, लेकिन नहीं निकलेगा 100%। तो मैंने इम्पॉर्टेंट जो है एक शरारत सीरीज जो निकाला है, तो उसका पहला आप देख लिए होंगे, दूसरा अगर देखेंगे तो आपको लगेगा कि आप पढ़े हैं। और जब पढ़े रहेंगे और इसको पढ़ेंगे तभी याद होगा। आप ये सोचो कि पहली बार पढ़ रहे हो और पहली बार कोई आपको घोर के पिला देगा, आपको याद हो जाएगा, तो ऐसा होता नहीं है, ऐसा असंभव है। आपको कई बार इसको देखना पड़ेगा। आप इससे मत देखो, किताब लेके बैठो, किताब को पढ़ो, उस पर ध्यान लगाओ, उसको रिलेट करो किसी न किसी चीज़ से, तो ये चीज़ें आपको याद होंगी। जैसे देखो, एक्स मतलब होता है कुल्हाड़ी, है ना, एक्स मतलब होता है कुल्हाड़ी, इसको हम पोल एक्स भी कहते हैं, पोल एक्स। और ग्राइंड मीन्स होता है पीसना, ग्राइंड मीन्स होता है पीसना, ये वर्ब है। वैसे ग्राइंड मीन्स परिश्रम के साथ अध्ययन भी होता है, ग्राइंड। लेकिन इसका जो सिनोनिम्स होगा, इसका पीसना होता है, ग्राइंड का जो होगा वो होगा शेफ, और ग्रेट होगा, ग्रेट, इसके माने होता है पीसना। अब इसको सोचो कि वास्तव में इसका अर्थ क्या हो सकता है। तो मान लो एक कुल्हाड़ी है और पीसने के लिए लेके निकला है, यानी कि वो सोच लिया कि आज कुल्हाड़ी से तो हम काट ही डालेंगे, यानी कि जो भी पीसना है, जो काटना है, कोई पेड़ है या कोई डाल है या लकड़ी है, तो कुल्हाड़ी लेके निकला है, इसका मतलब कि वो आज पीस डालेगा, काट डालेगा। इसका मतलब होता है सम पर्सनल पर्पज, इसका मतलब हो जाएगा सम पर्सनल पर्पज। सम पर्सनल पर्पज, यानी कि NX2 ग्राइंड मतलब होगा सम पर्सनल पर्पज। आप देखो, आपकी जो एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम में सिनोनिम्स लिखने के लिए आएगा, इसका अर्थ बताने के लिए आएगा। तो ये भी हो सकता है सम पर्सनल
मोटिव, सम पर्सनल एम, सम पर्सनल डेस्टिनेशन, सम पर्सनल गोल। तो आप याद रखना कि पेपर में अगर सम पर्सनल पर्पज ना आ जाए तो गंवारों की तरह ढूंढने मत लगना कि क्या होगा अब, क्योंकि वहाँ मोटिव दे सकता है, एम दे सकता है, गोल दे सकता है, डेस्टिनेशन दे सकता है। सम पॉलिटिकल पार्टीज, सम पॉलिटिकल पार्टीज, सम पॉलिटिकल पार्टीज मेक false flattery, false flattery, flattery, यानी कि some political parties make false flattery to complete their an axe to grind। यानी कि कुछ राजनीतिक पार्टियां झूठी चापलूसी करती हैं टू कंप्लीट, पूरा करने के लिए। क्या पूरा करने के लिए? अपने एन एक्स टू ग्रिंड, यानी कि अपने व्यक्तिगत उद्देश्यों को पूरा करने के लिए झूठी चापलूसी करती हैं कुछ पॉलिटिकल पार्टीज। तो एन एक्स टू ग्रिंड, एन एक्स टू ग्राइंड, इसका मतलब हो जाएगा सम पर्सनल पर्पज और सम पर्सनल मोटिव और सम पर्सनल एम और सम पर्सनल डेस्टिनेशन। नेक्स्ट है टू बियर द बर्nt ऑफ। देखो बियर मीन्स होता है सहन करना, और बर्nt मीन्स होता है चोट या आघात। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप चोट को सहन करते हो, किसी आघात को सहन करते हो, किसी कष्ट को सहन करते हो। तो इसका हो जाएगा टू इंड्योर द कैलामिटी, टू इंड्योर द कैलामिटी या डिफ़िकल्ट सिचुएशन, यानी कि टू बियर द बर्nt ऑफ का मतलब होता है टू इंड्योर द कैलेमिटी और डिफ़िकल्ट सिचुएशन, यानी कि विषम परिस्थितियों को सहन करना, विपदा के समय भी धैर्य रखना, इसका अर्थ होता है। इसका सेंटेंस में यूज करेंगे तो हो जाएगा द इंडियन पीपुल बोर द इंग्लिश, बोर द बर्nt ऑफ द इंग्लिश, यानी कि भारतीयों ने अंग्रेज़ों के आघात को सहा, यानी कि भारतीय लोगों ने अंग्रेज़ों को, द इंग्लिश मतलब हो जाएगा अंग्रेज़ों के आघात को सहा। मच भी कर सकते हो, मतलब बहुत ज़्यादा सहा। तो टू बियर द बर्nt, बियर मीन्स सहन करना, बस मीन्स चोट, तो इसका मतलब हो जाएगा टू इंड्यूर द कैलेमिटी, यानी कि आपदाओं को बर्दाश्त करना, या डिफ़िकल्ट सिचुएशन, या विषम परिस्थितियों में भी उस स्थिति को बर्दाश्त करना, इसका मतलब होता है टू बियर द बर्nt ऑफ। देखो जब आप ध्यान से पढ़ोगे ना तो कुछ चीज़ें ऐसी आएंगी जो आपको बोर्डम लगेंगी, कुछ चीज़ें ऐसी आएंगी जो आपको मतलब हैप्पी फील करवाएंगी, रोमांटिक बनाएंगी। तो जैसे दो इडियम्स हमने पढ़ा जो काफ़ी अजीब था, एन एक्स टू ग्राइंड है, टू बियर द बर्nt ऑफ है। तो ये दोनों थोड़ा सा कठिन रहे हैं। तो जो कठिन होता है ना वही इम्पॉर्टेंट होता है, उसी को बार बार रिवाइज करना चाहिए, उसी को बार बार रिपीट करना चाहिए। जैसे देखो तीसरा जो है ये है टू ब्रिंग टू लाइट,
टू ब्रिंग टू लाइट। अब इसका अगर हम लोग हिंदी देखें तो इसका मतलब है कि प्रकाश लाना। प्रकाश लाना का मतलब होता है खुलासा करना। भाई कोई भी चीज़ अंधेरे में है, जब आप प्रकाश में लाओगे तो खुलासा तो कर ही दिए ना। तो टू एक्सपोज हो जाएगा, टू रिवील हो जाएगा, टू डिस्क्लोज हो जाएगा। तो टू डिस्क्लोज, डिस्क्लोज, टू रिवील, टू एक्सपोज, एक्सपोज। यानी कि रिवील मीन्स भी बताना होता है, एक्सपोज मीन्स भी बताना या खुलासा करना होता है, और डिस्क्लोज माने तो वही होता है जो क्लोज नहीं करना होगा, यानी कि खुलासा करना। तो टू ब्रिंग टू लाइट यानी कि कोई चीज़ अंधेरे में रखी हुई है उसको आप बाहर ला रहे हो, टू ब्रिंग टू लाइट, तो इसका मतलब कि आप प्रकाश में ला रहे हो, और प्रकाश में ला रहे हो तो इसका मतलब वो खुलासा कर रहे हो। द CBI brought a lot of matters to light। यानी कि CBI ने बहुत से मामलों को प्रकाश में लाया का मतलब यह है कि CBI ने बहुत से मामलों का खुलासा किया। चौथा है 8 6s and 7s। अब देखो 6 7, भाई या तो 6 लोग रहो या तो 7 लोग रहो। पता चले 6 लोग इधर चले गए, 7 लोग इधर चले गए और बाकी मेरे साथ आओ, तो फिर बचा कौन? इसका मतलब हो जाता है तीतर बितर। तीतर बितर, तीतर बितर मतलब, तीतर बितर का मतलब हो गया इन डिसऑर्डर, इन डिसऑर्डर यानी कि क्रम में न होना, या ऐसे हो सकता है नॉट टू बी इन सीरीज कर सकते हो, सीरीज और ऑर्डर, इन ऑर्डर, इन ऑर्डर यानी कि ऑर्डर में न होना। तो बात एक ही हो गई इन डिसऑर्डर। इसका और भी हो सकता है इन क्लटर, इन क्लटर हो सकता है, इन चाओस हो सकता है, इन चाओस हो सकता है, यानी कि इन डिसऑर्डर का इन क्लटर हो सकता है, इन चाओस हो सकता है, इन मॉडल हो सकता है, इन मॉडल, इन मॉडल हो सकता है, इन इरेगुलरिटी हो सकता है, रेगुलरिटी, इन रेगुलरिटी। तो एग्ज़ाम में कोई भी दे सकता है, ज़रूरी नहीं कि आप इन डिसऑर्डर रट के बैठे रहो, रटना नहीं है, इसको समझना है। 6s and 7s का मतलब 6 उधर 7 इधर और बाकी मेरे साथ, तो कहीं नहीं हुआ, कोई क्रम नहीं रहा, सब तीतर बितर हो गए। तो इन डिसऑर्डर हो जाएगा, इन क्लटर हो जाएगा, इन चाओस हो जाएगा, इन मॉडल हो जाएगा, इन रेगुलरिटी हो जाएगा। अब इसका वाक्य प्रयोग रहेगा तो कैसे होगा? माई बुक्स ले एट 6s and 7s in my अलमीरा, यानी कि मेरी किताबें अलमारी में 6s and 7s रो में पड़ी रहती हैं, यानी कि इन डिसऑर्डर में पड़ी रहती हैं। मैं उसको कभी भी क्रम में नहीं कर पाता हूँ, ऑर्डर में नहीं कर पाता हूँ। 5वां देखिए, एट द 11th आवर, एट द 11th आवर, एट द 11th आवर। देखो जो घड़ी में टाइम होता है ना, मतलब इंटरनेशनल घड़ी नहीं जिसमें रेलवे के और हवाई जहाज़ें चलती हैं, जो हम लोग पहना करते हैं, उसमें घड़ी जो होती है उसमें 12 ही बजता है। तो निश्चित रूप से 11वें घंटे में आप आओगे तो 12 हो जाएगा।
तो एट द 11th आवर, यानी कि घड़ी में अब 12 बजने ख़त्म होने जा रहे हैं, 12वां घंटा है, तो इसका मतलब हो गया कि एट द लास्ट मोमेंट, एट द लास्ट मोमेंट यानी कि अंतिम क्षण पर, एट द लास्ट मोमेंट। 12वें घंटे का मतलब अंतिम घंटा चल ही रहा है, तो 12वां घंटा मतलब अंतिम घंटा, अंतिम घंटा का मतलब एट द 11th आवर, एट द 11th आवर का मतलब एट द लास्ट मोमेंट। एट द लास्ट मोमेंट को आप लिख सकते हो एट द लास्ट मिनट, एट द लास्ट मिनट, एट द लास्ट मिनट। जो ऑप्शन में दिया रहेगा उसी को हम लगा देंगे, या ऐसे भी हो सकता है एट द लास्ट सेकेंड, एट द लास्ट सेकेंड, एट द लास्ट टाइम, लास्ट टाइम। इसी को समझना है क्योंकि एग्ज़ाम में हमसे यही पूछा जाता है कि एट द 11th आवर का दूसरा मीनिंग क्या हो सकता है, अदर मीनिंग, एप्रोप्रिएट मीनिंग क्या हो सकता है। तो एप्रोप्रिएट मीनिंग एट द लास्ट मोमेंट हो जाएगा, एट द लास्ट मिनट हो जाएगा, एट द लास्ट सेकेंड हो जाएगा, एट द लास्ट टाइम हो जाएगा। इतने तो आपको कहीं नहीं मिलेंगे, जो मैं बता रहा हूँ ये इतने सिनोनिम्स कहीं नहीं मिलेंगे, इसके एप्रोप्रिएट मीनिंग कहीं नहीं मिलेंगे। तो मुझे लग रहा कि अभी तक तो सब लोग भागी गए होंगे। अगर आप देख रहे हो तो आप कंपेयर करो, आप अपनी किताब में देखो एट 6s एंड 7s का मीनिंग क्या दिया है। तो इन डिसऑर्डर दिया है, कि नॉट टू बी इन सीरीज दिया है, आर इन ऑर्डर दिया है, आर इन ऑर्डर, आर नॉट टू बी इन ऑर्डर रहेगा, इन क्लटर दिया है। तो आप पाओगे ना किताब में इतना नहीं दिया है, बस केवल एक मीनिंग दिया है, एप्रोप्रिएट मीनिंग। तो जो मीनिंग मैं यहाँ दे रहा हूँ ये वास्तव में मुश्किल है थोड़ा सा किताब में मिलना। नेक्स्ट है 6 एट वंस बेक, एट वंस बेक। देखो एट माने होता है पर, वंस माने होता है किसी के, और बेक मीन्स होता है गेस्चर, गेस्चर, गेस्चर मीन्स होता है हिंट, हिंट मतलब होता है इंडिकेशन, इंडिकेशन। तो इसका मतलब होता है कि किसी के इशारे पर, है ना, इसका अर्थ हो जाएगा किसी के इशारे पर। तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा एट वंस कमांड, एट वंस कमांड। इसका यूज देखना बहुत मज़ेदार रहेगा। एट वंस कमांड, एट वंस मैंडेट, मैंडेट, एट वंस टेस्टामेंट, टेस्टामेंट, एट वंस रूलिंग, एट वंस कंट्रोल, एट वंस इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन, एट वंस इंस्ट्रक्शन। तो इतने जो है सिनोनिम्स हो सकते हैं, इतने एप्रोप्रिएट मीनिंग हो सकते हैं एट वंस बेक। बेक का मीनिंग आप जानते रहो तो हो जाएगा। एट वंस बेक का मतलब है एट वंस कमांड, यानी कि किसी के आदेश पर, एट वंस मैंडेट किसी के इशारे पर, एट वंस टेस्टामेंट किसी के इच्छा पर, एट वंस रूलिंग किसी के नियम पर, एट वंस कंट्रोल किसी के नियंत्रण पर, एट वंस इंस्ट्रक्शन और किसी के दिशा निर्देशन पर। ही वांट्स टू हिज सर्वेंट, वह अपने नौकर को चाहता है टू बी, कि वो रहे, कैसा रहे, टू बी एट, देखो हीज बेक। यहाँ थोड़ा सा सेंटेंस को समझो। वह चाहता है अपने नौकर से, क्या चाहता है, टू बी रहने के लिए,
एट हीज बेक यानी कि उसके इशारे पर रहने के लिए चाहता है, यानी कि वह अपने नौकर को उसके यानी कि अपने इशारे पर रखना चाहता है। तो ही वांट टू कीप ऐसे भी रख सकते हैं, ही वांट टू कीप ही सर्वेंट टू बी एट हीज बेक यानी कि अपने इशारे पर अपने नौकर को रखना चाहता है। नेक्स्ट है एट वंस विट्स एंड। अब देखो विट्स माने होता है इंटेलिजेंसी, या कह सकते हो सेंस, या कह सकते हो माइंड। और एंड का मतलब होता है फिनिश या डेड। इसका मतलब क्या हो गया कि किसी का जो बुद्धि है ना, ये बुद्धि समझ लो, एंड मतलब समाप्त, यानी कि किसी की बुद्धि समाप्त हो गई है। तो किसी की बुद्धि समाप्त होने का मतलब है टू बी कन्फ्यूज्ड। इसका मतलब परेशानी में होना, परेशान होना या उलझन में होना, परेशान होना या उलझन में होना। देखो टू बी कन्फ्यूज तो ये ठीक है, लेकिन और क्या सिमिलरिटी हो सकती है और कौन कौन से मीनिंग हो सकते हैं? तो ये हो सकता है टू बी नर्वस, टू बी जिटरी और टू बी डिस्ट्रॉट। तो ये तीनों हो सकता है, उलझन में होना, परेशानी में होना। तो अगर सेंटेंस यूज किया जाए तो हो जाएगा द विटनेस was at his wits end when he was summoned by the कोर्ट। यानी कि जो गवाह था ना, वो बड़ा परेशानी में था, परेशान था जब उसे कोर्ट के द्वारा बुलाया गया। नेक्स्ट है टू बियर द पाम। देखो जो पाम है ना, इसके कई मीनिंग होते हैं। बियर मीन्स होता है सहन करना या पाना भी होता है, पाना। और पाम मतलब विक्ट्री भी होता है, विक्ट्री। वैसे पाम मतलब ताड़ भी होता है, ताड़। और पाम मतलब फिस्ट भी होता है, हथेली, फिस्ट। लेकिन यहाँ सहन करना, और क्या सहन करना? विक्ट्री सहन करना, यानी कि आज़ादी सहन करना, आज़ादी पाना। पाम मीन्स घूस देना भी होता है। तो टू बी विक्टोरियस इसका सिनोनिम्स हो जाएगा, एप्रोप्रिएट मीनिंग हो जाएगा टू बी विक्टोरियस, यानी कि विजयी होना, टू बी विक्टोरियस। तो टू बियर द पाम का मतलब हो जाएगा पाना, और पाम मतलब विजय। तो विजय प्राप्त करना यानी कि टू बी विक्टोरियस। जैसे रसिया विल बियर, ऐसे कह सकते हो रसिया विल बियर द पाम इन रसिया यूक्रेन वार। रसिया यूक्रेन वार में रसिया विजय प्राप्त करेगा। ठीक है, तो इसको कई बार देखना होगा बच्चों, तब जाके ये चीज़ें याद होंगी। नेक्स्ट है
बॉसम फ्रेंड, बॉसम फ्रेंड। बॉसम मतलब होता है चेस्ट, चेस्ट मीन्स होता है ब्रिस्ट, ब्रिस्ट मीन्स होता है कार्डिस, कार्डिस मीन्स होता है हार्ट। और फ्रेंड तो आप जानते ही हो, फ्रेंड माने क्या होता है, कंपेनियन होता है, कंपेनियन होता है, फेलो होता है, मेट होता है ना, ये सब के सब। अब इसका मतलब कि ऐसा मित्र ना जिसे सीने से लगा लो, है ना, तो सीने से लगाने बॉसम फ्रेंड का मतलब हो जाएगा इंटीमेट, इंटीमेट, इंटीमेट फ्रेंड। इंटीमेट फ्रेंड का मतलब क्या, फास्ट फ्रेंड, फास्ट फ्रेंड, फास्ट फ्रेंड, ए फ्रेंड हु इज रेडी फॉर, ए फ्रेंड हु इज रेडी टू डू समथिंग फॉर यू, एक ऐसा मित्र जो तुम्हारे लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हो। तो एक एग्जाम्पल अगर हम लेंगे तो हम लेते हैं नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी एंड योगी आदित्यनाथ आर बॉसम फ्रेंड, आर बॉसम फ्रेंड, और बॉसम फ्रेंड, ठीक है, और बॉसम फ्रेंड। बैग एंड बैगेज, बैग एंड बैगेज, बैग एंड बैगेज। देखो बैग मीन्स होता है सैचल, सैचल मीन्स होता है झोला, पॉकेट, पॉकेट या सैक, सैक मीन्स होता है, और बैगेज मीन्स होता है लगेज, लगेज। लगेज का मतलब गुड्स, गुड्स मीन्स सामान होता है, बिलोंगिंग्स, बिलोंगिंग्स मतलब भी सामान होता है। तो बैग एंड बैगेज का मतलब हो गया कि आप अपना बैग ले लो जो झोला है, और बैगेज ले लो जितना सामान है। इसका मतलब हो जाएगा झोला झम्मड़ के साथ, झोला झम्मड़ के साथ, झोला झम्मड़ के साथ, यानी कि पूरे साज सामान के साथ, है ना। इसका वाक्य प्रयोग अगर किया जाए तो हो जाएगा द इंग्लिश वेंट टू इंग्लैंड, इंग्लैंड फ्रॉम इंडिया, इंडिया विथ बैग एंड बैगेज, बैग एंड बैगेज। चूँकि 12 का ये है, 12 का दम हम लोगों को करना है, तो 12 तो हम लोग सीखेंगे ही कम से कम। 2 और देखिए,